नमस्कार साथियों, टेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डीएलएड के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टीचिंग यानी शिक्षण की बात करने वाले हैं। शिक्षण की जब भी बात आती है तो आपको याद आता है जब हम छोटे थे तो प्राइमरी स्कूल में हमारे जो टीचर थे या हम जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो उन टीचर्स के चेहरे बहुत आसानी से याद आते हैं। बढ़ती क्लासेस के साथ साथ हमारे टीचर्स बदलते चले गए, लेकिन कुछ टीचर की छवि हमारे दिमाग में अमिट हो जाती है और कुछ टीचर्स की वजह से हमें कोई सब्जेक्ट आज तक अच्छा नहीं लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, उससे एक तरह की चिढ़ बन जाती है या चिढ़ हो जाती है। आखिर क्या वजह होती है कि किसी टीचर का सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि हमारा भविष्य, हमारा करियर भी उसी में बनने लगता है, और कोई सब्जेक्ट इतना बोरिंग लगने लगता है कि उस सब्जेक्ट से हमेशा के लिए नफरत हो जाती है। एक अच्छे टीचर को कैसा होना चाहिए और आखिरकार ये टीचिंग क्या चीज़ है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की क्लास में होंगे। और डीएलएड में जहाँ से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे व्यवहारिक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे डीएलएड के एग्जाम में कभी भी यह नहीं पूछा गया है कि कोई परिभाषा, कोई सिद्धांत, सिद्धांतकार, मनोवैज्ञानिक, उसका प्रमुख सिद्धांत, उसने कौन सी बुक लिखी, कौन से सन में लिखी, ऐसा कोई भी फैक्ट हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि टीचिंग का जो व्यवहारिक स्किल होता है, जो उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है, जो क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर एक टीचर को करना होता है अच्छे टीचर बनने के लिए, जिसे हम इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं, वो क्या क्या है। तो आज का टॉपिक है इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी लर्निंग। तो प्रभावी लर्निंग की बात शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा एक तस्वीर शिक्षक के अपने सामने ले आते हैं, जिससे आगे के प्रश्न आपको हल करना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी हम शिक्षक की बात करते हैं तो ध्यान करें उस शिक्षक की जिसकी बात मैं अभी आपको कह रहा था, उस टीचर की बात, वो मैम हो या सर हो, जो भी हो, जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिनकी छवि आज तक आपके दिमाग से अमिट रहती है और जिनके बारे में आज भी आप सोचा करते हैं कि आप इस XYZ उलझन से में उलझे हुए हैं, तो यह समस्या अगर उन्हें बता देंगे तो वो इसका समाधान बता देंगे। असल में उन टीचर्स में क्या खूबी होती है, आज उसको व्यावहारिक रूप से समझने का समय है। तो एक टीचर का मतलब है ऐसा अनुभवी व्यक्ति जो विशेषज्ञ है और उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्लीज आप जब इसे सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके बार बार इसके नोट्स जरूर अपने हाथ से बना लें। तो हम ये कह रहे हैं, टीचर एक प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति। विशेषज्ञ मतलब उसे अपने विषय की जानकारी पर्याप्त मात्रा में है और वो अनुभवी है, उसने बार बार उन चीजों को फेस किया है। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ट्रेनिंग प्राप्त की है। किस चीज की? टीचिंग की। और टीचिंग का मतलब क्या है, जरा उसे समझ लें। टीचिंग का मतलब है एक कुशल, अनुभवी, विशेषज्ञ और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति द्वारा किसी सीखने की इच्छा रखने वाले को सिखाना। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सिखाना किसी ऐसे व्यक्ति को जो सीखने की इच्छा रखता है। किसके द्वारा? एक अनुभवी, विशेषज्ञ और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति के द्वारा। जो अनुभवी, प्रशिक्षण प्राप्त, विशेषज्ञ व्यक्ति है उसे हम शिक्षक कहते हैं, और जो सीखने की चाह रखता है, इच्छा रखता है, उसे हम अध्येता यानी विद्यार्थी कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट की बहुत सारी खूबियां पूछी जाएंगी आपसे आगे, तो उसमें एक सबसे बड़ी खूबी है कि विद्यार्थी के अंदर सीखने की चाह यानी इच्छा होनी चाहिए, जिसे हम उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा कहते हैं। तो जिसके अंदर जानने की इच्छा है वो विद्यार्थी है, और जिसे बताना आता है कि कैसे सीखा जाता है, उसके पास अनुभव है, वो टीचर है। क्या मांग होती है एक अच्छे टीचर से? अच्छे टीचर से स्टूडेंट को ये उम्मीद होती है कि वह उनके साथ बहुत फ्रेंडली व्यवहार करे। दूसरा, वह उनके साथ असमान व्यवहार न करे, एक के साथ दूसरे तरह का, दूसरे के साथ दूसरे तरह का, यानी उसमें पार्शियलिटी ना हो। तो पहली बात, उनके साथ, सभी के साथ मित्रवत व्यवहार हो, एक समान व्यवहार हो, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। आगे कक्ष में टीचर स्टूडेंट को प्रश्न पूछने की गुंजाइश दे
और कोशिश करे कि वह उनकी मातृभाषा में, विशेषकर प्राइमरी की क्लासेस में, वह मातृभाषा में, जो बच्चों की मातृभाषा है उसमें सिखाने की कोशिश करे। उससे क्या होता है, उससे बच्चों को नेचुरल एटमॉस्फेयर में, प्राकृतिक वातावरण में सीखने का मौका मिलता है। ये प्राकृतिक वातावरण क्या है? ये प्राकृतिक वातावरण वो है जो बच्चा अपने घर में देखता है, अपने पेरेंट्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने खेल के साथियों को बोलते करते हुए उस भाषा में विद्यालय में पढ़ाना। ये कहलाता है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करना। और प्राकृतिक भाषा मतलब मातृभाषा। इससे क्या होता है, सीखना सहज हो जाता है। तो जो विद्यार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करके उनके सीखने को सरल, आसान बना दे, उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करे, यानी तटस्थ व्यवहार करे, सबके साथ समान और मित्रवत व्यवहार करे, वह एक अच्छा शिक्षक है। अच्छा शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए तैयार करता है, उनके सभी प्रश्नों का सम्मान करता है। और अच्छा शिक्षक जिन प्रश्नों के उत्तरों को नहीं जानता है, उनमें विनम्रता से अपने विद्यार्थियों से कहता है कि जब मैं जानूंगा तब मैं आपको बता दूंगा। यह भाव जिसके अंदर रहता है उसे एक अच्छा शिक्षक कहा जाता है। जब ये अपने क्लासरूम में पहुंचता है तो ये इफेक्टिव टीचिंग कैसे करता है, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देता है। जो लोग असामान्य हैं, जैसे दिव्यांग हैं, विशेष श्रेणी के हैं, उन लोगों को विशेष महत्व देता है ताकि उनकी बातों को भी स्थान दिया जा सके। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, उनको भी मौका देते हैं। यानी एक अच्छे टीचर का गुण है कि वह सभी को कक्षा कक्ष में मौके देता है, अवसर देता है अपने आप को प्रकट करने के, अभिव्यक्त करने के। तो जब हम अच्छे टीचर के रूप में स्टूडेंट को अपने आप को प्रकट करने का मौका देंगे तो उससे विद्यार्थी अपने गुणों को, टैलेंट को उभार और निखार पाएंगे। और एक अच्छे शिक्षक को सदैव यह ध्यान रखना होता है क्या, कि वह किसी भी बच्चे को की मूल प्रवृत्ति को बदलकर उसे अनोखा नहीं बना सकता। जो उसके अंदर मूल स्वभाव है, जैसे किसी बच्चे के अंदर क्रिकेटर बनने की इच्छा है, किसी के अंदर संगीतज्ञ बनने की इच्छा है, कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई समाज सेवी। हम उन चीजों को और अच्छा रूप आकार दे सकते हैं। जब कोई बच्चा किसी टीचर से किसी करियर के बारे में पूछना चाहे तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके प्रश्नों को सुने और अपनी तरफ से कुछ विकल्पों का सुझाव दे और बाध्य न करे कि वह उसके बताए हुए विकल्पों को अपनाए, ताकि बच्चे को स्वयं से अपनाने का मौका मिले। ये कुछ बातें थी जो हम इफेक्टिव टीचिंग में अपनाते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रभावी शिक्षण कैसे होगा, क्लासरूम में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो नॉन बीएड लोग हैं। अगर आप इस तरह के प्रश्नों को देखना चाहते हैं, पूरे कोर्स से जोड़ना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से जान भी सकते हैं। अन्यथा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमारे साथ यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं। हालांकि ये उसके लिए एक दिशा, एक डायरेक्शन हो सकती है। देखें, इफेक्टिव टीचिंग के बारे में ये सवाल पूछा गया डीएलएड 2021-22 में। जो डीएलएड में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभावी शिक्षण क्या, निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है? शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। उपरोक्त सभी ऐसे ऑप्शन दिए गए। तो हमें जानना पड़ता है कि ये सामाजिक प्रक्रिया क्या है। सोशल प्रोसेस है ये, मतलब जहां एक अनुभवी व्यक्ति होता है, कुछ सीखने वाले होते हैं, तो वो एक समाज का निर्माण करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, टीचिंग सामाजिक प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन सही। शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, व्यावसायिक मतलब प्रोफेशनल स्किल है, इसे सब नहीं कर सकते। जिसे आता है सिखाना केवल वही कर सकता है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, मतलब इंटरेक्शन है इन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसका डी उत्तर होगा। उपरोक्त सभी, ये सभी उत्तर, ये सभी विकल्प सही हैं। यानी शिक्षण एक सामाजिक, एक व्यावसायिक और एक अंतःक्रिया से भरपूर होता है। आगे, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है शिक्षक की शारीरिक संरचना पर, शिक्षक के पहनावे पर, शिक्षक के ज्ञान पर और शिक्षक के व्यवहार पर। यहाँ दो ऑप्शन तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जिनको देख के लगता है कि ये उत्तर नहीं होंगे, जैसे ए और बी।
मतलब शिक्षक के पहनावे से वो अच्छा शिक्षक है ऐसा नहीं कह सकते, और शिक्षक अगर कदकाठी में अच्छा है तो वो अच्छा टीचर है ये भी नहीं कह सकते। लेकिन बाद के दोनों ऑप्शन हमें उलझा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? तो देखें, प्रश्नों को एक तो पढ़ने का अभ्यास करें एग्जाम हॉल जाने से पहले, और बहुत अच्छे से पढ़ें, और दो विकल्पों को अलग करके निकालना समझें, और उसमें से किसमें वेटेज ज्यादा है इसे समझना भी सीखना पड़ेगा बार बार अभ्यास करके। तो देखें, शिक्षक के ज्ञान पर और शिक्षक के व्यवहार पर, तो दरअसल शिक्षक का ज्ञान जो होता है, ज्ञान में सारी चीजें शामिल है, उसका व्यवहार भी शामिल है, उसका विषय की नॉलेज भी शामिल है। तो इसलिए शिक्षक के ज्ञान पर निर्भर करता है कि वह प्रभावी शिक्षण करेगा कि नहीं करेगा। शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा है डीएलएड 21-22 में। छात्रों की गलतियों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, विद्यालय की नीतियों के विरुद्ध कार्य करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, और पूर्व शिक्षकों की आलोचना करनी चाहिए। यहाँ 3 नेगेटिव सेंटेंस हैं। कौन सा? पहला, कठोर गलतियों पर कठोर कार्रवाई करना, दूसरा नीतियों के विरुद्ध कार्य करना, और चौथा पूर्व शिक्षकों की आलोचना करना। ये तीनों ठीक नहीं लगते। पर हम जब बीएड नहीं होते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है कि शिक्षक कैसे गलती कर सकता है, जबकि हमें ये मानना पड़ता है जब कोई विद्यार्थी हमारे क्लासरूम में नहीं सीखते हैं तो उसकी अंततः जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है, इसलिए उसे अपने तरीके में परिवर्तन करना होता है। ये सारी बातें जो प्रश्नों के बीच में आपको बोली जा रही हैं, ये आपके नोट्स के रूप में आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा आप इन्हें समझ भी सकते हैं। यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा उपयोगी होंगी। अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए टीचर को, ठीक है। एक शिक्षक को सभी छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये देखें। सभी छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार, समान व्यवहार, निस्वार्थ व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार। इसमें पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, इस बार भी कर रहे हैं। व्यवहार तो मित्रवत होना चाहिए, किससे? इंडिविजुअल से, हर इंडिविजुअल विद्यार्थी से। लेकिन जब पूछा जाए सभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उत्तर होगा क्या? समान व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ। आगे देखें, शिक्षण किस स्तर पर किया जाना चाहिए, किस स्तर पर किया जाता है शिक्षण? तो देखें, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर और ये सभी, तो ये सभी स्तर पर टीचिंग की जाती है। चिंतन स्मृति स्तर, जिससे बच्चों की याददाश्त बढ़ाई जा सके, चिंतन समझ बढ़ाई जा सके, जिससे वो विचार विश्लेषण सीख सकें, चीजों को एनालिसिस करना सीख सकें। और एक होता है ये बोध स्तर, जिसे अवबोध स्तर भी कहेंगे आगे चल करके, और ये समझ स्तर भी कहलाता है। तो समझ जिससे विकसित होती है वो, अब ये समझ विकसित होने का एक एग्जाम्पल आपको दें। जैसे जहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से, ये प्रश्न ऐसे के ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, इसका एक उदाहरण दें। जहां भी कोई एक उदाहरण पूछा जाता है, जैसे अगर छोटे बच्चों की क्लास हम पढ़ा रहे हों और हमने उनको बताया कि जो जंतु होते हैं वो 2 पैर वाले भी होते हैं और 4 पैर वाले भी होते हैं। आपने अपने आसपास कौन से 4 पैर वाले जानवर देखे हैं, उनके उदाहरण दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हम उसके बोध का पता लगाते हैं कि जो हमने बताया कि ये 4 पैर वाले जानवर होते हैं, तो वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया, अपने आसपास चीजों को देख करके वो उसे उदाहरण दे पा रहा कि नहीं दे पा रहा। तो उदाहरण का अर्थ होता है बोध स्तर। आगे देखेंगे हम लोग, ये छठा प्रश्न आपके सामने, शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले की अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। यहाँ एकेडमिक अचीवमेंट की बात की गई है। अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित कौन सी चीज करती है? छात्रों की स्वीकृति, शिक्षार्थियों की देखभाल, निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी उपयोग और उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है। जब भी आप देखते हैं कि यही वाला विकल्प होता है प्रश्न में, तो हम बाकी ऑप्शन को सोचना ही नहीं चाहते हैं। जबकि क्या, हमें बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि ऊपर के सभी होंगे भी कि नहीं भी होंगे। तो एक एक पर हमको विचार करना चाहिए। छात्रों की स्वीकृति, मतलब अगर स्टूडेंट हमें एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एक अच्छे टीचर, मैंने कहा ना, हमें वो टीचर याद आते हैं जिसकी वजह से हमें सब्जेक्ट में नफरत हो गई। हमें वो टीचर हमेशा याद रहते हैं जिनकी वजह से हम आज ये इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। तो ये क्या है?
स्टूडेंट हमें एक्सेप्ट करे। तो पहली बात तो है ही है, शिक्षार्थियों की देखभाल अगर कोई टीचर करता हो तो उनकी उनकी केयर करता हो तो उसकी वजह से भी बच्चों का अचीवमेंट बढ़ता है। अच्छा, निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी प्रयोग, कब कब उनको निर्देश देने हैं, गाइडेंस करना है, तो इसका भी वो जब इफेक्टिव प्रयोग करते हैं तब ऐसा होता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर तो उपरोक्त सभी होगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उपरोक्त सभी हमेशा उत्तर नहीं होते हैं। तो कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है? जब क्लासरूम टीचिंग होती है तो उसमें कौन सी चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए? इसमें देखें, ये कठिन स्तर का प्रश्न है। इसमें 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 और 1 2 4 वाले ऑप्शन हैं। तो ऐसे में इन विकल्पों में, इन सेंटेंस में से उस सेंटेंस को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है जो नहीं हो सकता है। जो हो सकता है उसे छोड़ें, जो नहीं हो सकता है उस एक को पकड़ें। क्यों? क्योंकि कोई एक कथन ही है जो नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी चारों ऑप्शन में 3 कथन दिए गए हैं। तो हम अगर एक उस कथन को पहचान लेंगे जो नहीं हो सकता है और वो कथन जहां दिया गया होगा उस ऑप्शन को काटते चलेंगे तो हमारा उत्तर स्वतः निकल जाएगा। अब देखें इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। कक्ष के दौरान किन बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है? तो जिनका ध्यान देना चाहिए वो कौन सा है, और एक जिसका ध्यान नहीं देना चाहिए वो कौन सा है? तो प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, ये तो ध्यान देना ही चाहिए। हर बच्चा पढ़ाने के हमारे चैप्टर में पार्टिसिपेट करे। वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपने जैसा कि हमने अपने चैप्टर में पढ़ाया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? हर बच्चा अलग होता है, उसकी योग्यताएं, उसकी रुचियां अलग होती हैं, इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अच्छा, केवल प्रतिभावान शिक्षार्थियों के अनुरूप पाठ्य योजना बनाना, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। क्यों? उसकी वजह बताता हूं आपको। यहाँ लिखा है केवल, तो केवल प्रतिभावान बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाना ये तो गलत लग रहा है, ये नहीं हो सकता। पाठ्य योजना तो हमें हर बच्चे के हिसाब से बनानी होगी, जितने तरह के बच्चे हमारी क्लासेस में बैठे हुए हैं। तो विद्यार्थियों के सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना ये भी ठीक है। इसका मतलब है कथन 3 ठीक नहीं है। जहां भी कथन 3 लिखा हुआ है उस ऑप्शन को काट दें। इसमें कथन 3 लिखा है, इसको काट देते हैं। इसमें भी लिखा है कथन 3, इसको भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। हमारा केवल डी ऑप्शन है जिसमें कथन 3 नहीं लिखा है। इसका मतलब इसका आंसर डी ही होगा। ऐसा आगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में किया जाना चाहिए। इस पर कहा हमने अभी। क्यों? क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, यह शिक्षार्थियों की प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक होता है। बताएं इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, कमेंट्स करके लिखें कि इसका उत्तर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर, अगर आपको आ रहा हो, क्योंकि इससे पहले हमने इसकी चर्चा कर ली है। और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न संख्या 8 को छोड़ करके हम कमेंट्स में इसका उत्तर दे देंगे आपको। अच्छा, चलिए, आप कह रहे छोड़ना नहीं है, आपने दे दिया अपना उत्तर ना, ठीक है। इसका उत्तर डी है। शिक्षार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने का मौका मिलता है। ये स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है किस पर? आधारभूत सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधान पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, या शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर। टीचर्स को जितनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छा सिखाया जाएगा, उतना ही स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। इसी वजह से आपने देखा होगा हर साल टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग समय पर, कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ कुछ महीनों के लिए। ये इसीलिए होती है ताकि टीचर्स की स्किल का एनहांसमेंट किया जा सके। तो ये सही उत्तर है, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता। नेक्स्ट, प्रभावशाली शिक्षण का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन। सही बात। नैतिक अपराधों के उपरांत छात्रों को दिया जाने वाला दंड, और व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। ये तो होनी चाहिए खुली चर्चा। क्लास में बच्चों के साथ जब हम खुल करके बातचीत करेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छा सीखते हैं। ये केवल बी नहीं हो सकता है। नैतिक गलती करने के बाद बच्चों को दंड नहीं, बल्कि उनको व्यवहार में प्रयोग करके दिखाना होता है। जैसे कभी कोई बच्चा किसी की पेन चोरी कर ले तो हमें उसे ये एहसास कराना होता है कि अगर कभी तुम्हारी पेन चोरी हो जाए तो तुम्हें कितनी दिक्कत होती है।
अपना लिखने पढ़ने के काम में दिक्कत होती है, घर पहुंचने के बाद पेरेंट्स की डांट पड़ती है उसमें दिक्कत होती है, दूसरे दिन फिर से नए पेन का अरेंजमेंट करने में दिक्कत होती है। हम इस तरह से उसे बता सकते हैं, न कि दंड दे करके। तो ये बी ऑप्शन है गलत, और डी में लिखा हुआ है ए और सी दोनों, तो ए भी सही और सी भी सही, तो डी इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखें। हो सकता है आपको ये प्रश्न सरल भी लग रहे हो, लेकिन इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा विकल्प आपको बहुत गहराई तक कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप 50 के 50 पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको एक एक टॉपिक के, एक एक प्रश्न के, एक एक आयाम को, डायमेंशन को समझना होगा। तो शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन, कॉम्परेटिव स्टडी के लिए उपयोगी क्या है? अगर हम शिक्षण में किसी दो चीज की तुलना करना चाहते हैं तो मानचित्र, रेखाचित्र, तालिकाएं और ग्राफ, इनमें से क्या उपयोगी होगा? तो आप जानते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। उसमें छोटा, बड़ा, कम, ज्यादा दिखाना बहुत आसान होता है। जैसे आपने देखा था बचपन में, हम ऐसे दंड आरेख बनाते थे, तो ये ज्यादा है, ये कम है, और ये उससे भी ज्यादा है, और ये सबसे कम है। इस तरह से हम बता पाते हैं। ग्राफ के माध्यम से बताना, किसी चीज की तुलना करना संभव होता है। अगर हम कहें ए, बी, सी और डी ये कहें, तो हम बता सकते हैं कि डी सबसे छोटा या सबसे कम है, और इसमें सी जो है सबसे अधिक और सबसे ज्यादा ऐसा है। तो देखें, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कौन सी कहलाती है? कहानी विधि, नाटकीकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि। तो इसमें दो विकल्प ऐसे लगते हैं जो एक जैसे हैं। वार्तालाप विधि यानी एक दूसरे से बातचीत करना, और प्रश्नोत्तर विधि। तो अब इन दो में कंफ्यूजन है, बाकी ऊपर के दो नहीं होंगे ये तो आप बता पा रहे हैं, लेकिन नीचे के दो में कौन सा एक होगा ये देखें। वार्तालाप में भी बातचीत होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच, और प्रश्नोत्तर में भी बातचीत होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच। कौन सा इसमें ज्यादा इफेक्टिव है? तो इसमें सबसे इफेक्टिव है प्रश्नोत्तर। बातचीत मतलब अनावश्यक कोई बातचीत नहीं। विद्यार्थी प्रश्न पूछें, टीचर उत्तर दें, और टीचर प्रश्न पूछें तो विद्यार्थी उत्तर दें, तो उस विधि को हम प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का कतई भी संबंध केवल टीचर के प्रश्न पूछने से नहीं है। ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी भी प्रश्न पूछें, टीचर भी प्रश्न पूछें, उसे हम प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। दूरदर्शन शिक्षण यानी जब टेलीविजन से कोई चीज पढ़ाई जाती हो तो उसका क्या गुण है? कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है, मतलब वास्ट बनता है कंसेप्ट दोनों का, स्टूडेंट का भी, टीचर का भी। छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं, क्योंकि अगर वो पूरे देश भर के लिए चल रहे होंगे तो उसमें राष्ट्रीय एकता आएगी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अभी तक लगातार ऐसे प्रश्न आए हैं जिनमें उपरोक्त सभी वाला विकल्प यदि है तो वही उत्तर है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी इस पूर्व धारणा के साथ, प्री एजम्पशन के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। यदि उपरोक्त सभी दिया है, उपर्युक्त सभी दिया है, तो फिर भी वह सही नहीं हो सकता है, ऐसा ध्यान रखना है। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें, छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाएं, और अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो इनमें से अच्छा कौन सा है बताएं? अभी तो बताया। अच्छा कक्ष उसे कहेंगे जहां अध्यापक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछें। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? समुदाय की संपन्नता, शिक्षक की कुशलता, की शैक्षिक योग्यता और प्राचार्य का सहयोग। ये एक कठिन प्रश्न है। किसमें? टीचिंग प्रोफेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है अगर हम शिक्षण में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? तो समुदाय की संपन्नता से तो लेना देना नहीं, प्राचार्य के सहयोग से भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेना। इन दो में से क्या होगा? शिक्षक की कुशलता या शिक्षक की शैक्षिक योग्यता? शैक्षिक योग्यता तो होनी ही चाहिए। तो यही सही लग रहा है, यही होगा? नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ शिक्षक की कुशलता, शिक्षक कितना स्किलफुल है इस पर निर्भर करता है। उसके पास कितनी डिग्रियां हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वह कितना पढ़ाने में ट्रेंड है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसका आंसर टीचर की स्किल होगा। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़ें, संपूर्ण शांति रहे, छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो
अब हम समझ गए क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, जहां सौदेश्यपूर्ण चर्चा टीचर और स्टूडेंट के बीच चल रही हो, या प्रश्नोत्तर चल रहे हो, या टीचर द्वारा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा रहा हो, या स्टूडेंट द्वारा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत यूजफुल प्रश्नों को पूछा जा रहा हो, तो आंसर सी सही है। आगे, शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और उपरोक्त सभी। तो ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होते हैं, ये सभी होते हैं। ठीक है। शिक्षण का नियोजन, मतलब अगर हम टीचिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि हमें अब क्लासरूम में पढ़ाने जाना है, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो शिक्षक को कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए? कार्य का विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, अधिगम उद्देश्यों को लिखना और उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी होंगे, ये सारी चीजें करनी होंगी। तो क्लासरूम जाने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसा भी अगर आप एक हेडिंग बना रहे हैं तो उसके साथ इनको नोट कर लें। कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु सही नहीं है लिखा है? कहानी कथन प्रविधि बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका होता है, जब टीचर कोई कहानी के माध्यम से पढ़ाता है, छोटी छोटी कहानियां सुना करके उसमें से उसके सार को बच्चों के लिए उपयोगी बना करके अपनी बात को कहता है, उसी को हम कहानी कथन विधि कहते हैं। एक नाटक विधि भी होता है जिसमें रोल प्ले करवाया जाता है बच्चों से, एक प्रश्नोत्तर विधि भी होती है, एक व्याख्यान विधि भी होती है जिसमें टीचर केवल एक तरफा लेक्चर देते हैं। और ये प्रश्नोत्तर में अभी कहा ना पार्टिसिपेट करते हैं, नाटक में रोल प्ले करते हैं, कहानी कथन में टीचर छोटी छोटी कहानियां सुना करके बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करता है। कहानी की भाषा, शैली तथा विषय वस्तु सरल, रोचक और प्रवाहमयी होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, कहानी अगर ऐसी होगी तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। कहानी कहने का ढंग स्पष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए दादी नानी की कहानियां आज भी चलती हैं, क्योंकि उनको सुनाने का जो तरीका था उस तरह का था कि बच्चों के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती थी। कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है। हाँ, ये भी सही है, पढ़कर सुनाना उपयुक्त, यूजफुल नहीं है, बल्कि कहानी को सुनाना चाहिए जैसे अंदर कहानी है। तो ये भी ठीक बात है। कहानी लंबी होनी चाहिए, अभी कहा ना छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, ये कथन गलत है, कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे तो ये रहा, प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? प्रश्नों का विवरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए, प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें होनी चाहिए। हर बार प्रश्न नए तरीके से पूछा जाना चाहिए, तब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। एक बार हम पूछें उससे कि आपका क्या नाम है, और एक बार ये पूछें कि आपके साथी आपको किस नाम से बुलाते हैं। ये नाम पूछने के ही दो तरीके हैं, तो उतनी बार वो आपको अपने नाम बताएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। कोई भी प्रश्न जब हम पूछना चाहें, भारत की राजधानी कहाँ है ये पूछना चाहें, तो एक तो ये सीधा सपाट प्रश्न है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो ऐसे भी हम पूछ सकते हैं, जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वैसे अपने देश की राजधानी किस शहर में है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। पूछने में विविधता होनी चाहिए और प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न को ही रिपीट करें वो जरूरी नहीं है, और ये छात्रों के स्तर के अनुसार होने चाहिए। तो 1, 2, 3 सभी सही हैं, डी उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट का उत्तर है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रविधि नहीं है? देखिए, अभी शिक्षण की प्रविधियां मतलब तरीके, मतलब जिस जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसकी बात हो रही है। प्रश्न प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि। तो उदाहरण प्रविधि भी होती है जब एग्जाम्पल देके पढ़ाया जाता है। जैसे आपको बचपन से याद है, हम जब अ आ क ख पढ़ते थे तो हमें अ से अमरूद, आ से आम ऐसा पढ़ाया गया। तो ये आ से आम और अ से अमरूद जो पढ़ाया गया, यही है उदाहरण से सीखने की प्रविधि। और कहानी कथन अभी बताया, प्रश्न भी बताया। मूल्यांकन कोई प्रविधि नहीं होती है, मूल्यांकन प्रविधि से नहीं पढ़ाया जाता। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य क्या होता है, मतलब टीचिंग से हम सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, ये एक कठिन प्रश्न है। छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण, और एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो अगर आप एक को गलत कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन बाकी 3 में कौन सा उत्तर होगा ये बताएं। तो एक ये प्रश्न है जिसका आप उत्तर दे सकते हैं। तो छात्रों के
व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना, मतलब जो हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन करना, उसे कहते हैं हम शिक्षण। सर्वाधिक उपयोगी तरीका है। क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? जब हम अपने पढ़ने के दिनों में स्कूल में पढ़ने के साथ साथ कहीं कहीं घूमने जाते हैं, जो शैक्षिक भ्रमण होते हैं, वो उसका संबंध किससे है कह रहा है? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से, प्रयोगात्मक स्थितियों से, प्रयोगशाला स्थितियों से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम बाहर के वातावरण को प्रयोगशाला की तरह प्रयोग करते हैं, तो इसका संबंध प्रयोगशाला से है। जैसे हम कहें कि महानगर ऐसे होते हैं, सड़कें ऐसी होती हैं, मेट्रो ऐसी होती हैं, हवाई जहाज ऐसे उतरते हैं, चढ़ते हैं, उड़ते हैं, इस बात को बताना चाहें तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम एक बार बच्चों को शहर का जीवन दिखा दें, तो उन्हें फिर ये बताने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं रहेगी कि सड़क क्या है और गाड़ियां क्या हैं। ये सब बातें, छोटी छोटी चीजें हम उस प्रयोगशाला का अनुभव दें, तो क्षेत्रीय भ्रमण प्रयोगशाला अनुभव देते हैं, ये बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है? मतलब एक इफेक्टिव टीचिंग के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। शिक्षक की सिखाने में अभिरुचि, तो ये तो प्रभावी टीचिंग होगी ना। और दूसरा, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ये भी होगी। अगर छात्र सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं तो इसको भी हम प्रभावी शिक्षण कहेंगे। तो दोनों में से क्या होगा? दोनों में से ये होगा। अगर अभिरुचि है और हम, इंटरेस्ट तो है लेकिन बच्चों को उतना बढ़िया सिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे हैं, तो उस अभिरुचि से कोई फायदा नहीं है, इसलिए सी आंसर। निम्न विधियों में से शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, विश्लेषण विधि। ये तो आपने जान ही लिया है, प्रश्नोत्तर विधि होती है। और नेक्स्ट, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं? कार्यशालाएं मतलब वर्कशॉप किस चीज के लिए आयोजित की जाती हैं? व्याख्यान देने के लिए, बहुलक्षांक समूह के लिए, मल्टी टारगेटेड ग्रुप के लिए, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए। तो जो वर्कशॉप होती हैं अक्सर वो ट्रेनिंग देने के लिए, अनुभव प्रदान करने के लिए होती हैं। और इसीलिए हमने अभी कहा था कि अच्छी टीचिंग तभी होगी जब शिक्षकों को अच्छा ज्ञान दिया जाएगा। शिक्षकों को अच्छा ज्ञान कब दिया जाएगा? जब उनके लिए समय समय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं। तो अच्छा प्रशिक्षण शिक्षक को अच्छा बनाता है, जो अच्छे शिक्षण के द्वारा अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं। 27 नंबर देखें, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है। ये है एकेडमिक आउटकम जो होता है, जो हम पढ़ लिख रहे हैं उससे ज्यादा से ज्यादा सीखा जा सके, उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। मतलब शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माता पिता को प्रेरित किया जाए। किस बात के लिए? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अपने बच्चों के कार्य का निरीक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, इसके बारे में चिंता न करें, बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। तो बी और सी तो आपको लग रहा है कि नहीं होंगे, लेकिन ए और डी तो दोनों लग रहे हैं ना होंगे। तो क्या है इसका आंसर? अपने बच्चों को के कार्य का निरीक्षण करें और बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। तो टीचर के साथ इंटरेक्शन करने से होगा कि अपने बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने से होगा? अब अपने कार्य का निरीक्षण, बच्चों के कार्य का निरीक्षण कहेंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स का होता है जो कुछ नहीं जानते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, या बच्चों के लेवल की किताबों की जानकारी नहीं रखते। तो निरीक्षण करके, और फिर यहाँ नीचे बात करेंगे, अगर टीचर से इंटरेक्शन करना हो तो टीचर से इंटरेक्शन करके कैसे पता लगेगा? इसका सही उत्तर है अपने बच्चों के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। अगर उसमें कोई डाउट हो तब बातचीत करनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि छात्र शिक्षण में रुचि न ले रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? टीचिंग में अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हों तो उसे कक्षा से चले जाना चाहिए, उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, उसे विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए, उसे प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, उसे अपने आप में सुधार करना चाहिए। एक प्रश्न ऊपर भी आया था। तो जब बच्चे इंटरेस्ट न ले रहे हो तो टीचर को अपने पढ़ाने के मेथड में बदलाव करना चाहिए, उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। बी आंसर है। नेक्स्ट, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को जो चाहे करने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने के लिए दें
और उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। फिर से 2 ऑप्शन कंफ्यूजन वाले हैं। सी और डी दोनों ऐसा बता रहे हैं कि ये सही हो सकते हैं कि उनके साथ नरमी और दृढ़ता दोनों करें, कभी नरम हो जाए जब वो उद्दंडता करें, अनुशासनहीनता करें और पढ़ने में कोऑपरेट न करें तो उनके साथ क्या दृढ़ हो जाए, और जब वो बहुत अच्छा सीखें तो उनके साथ नरम हो जाएं। ये भी ऑप्शन लगता है। और दूसरा, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने के लिए दें। अब हम उनको समस्याएं हल करने के लिए देंगे, करेंगे नहीं करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन विषय ये है कि ऐसी स्थिति में जब आपको 2 ऑप्शन कंफ्यूज करें तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार प्रश्न को और पढ़ लिया जाए। तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए, इफेक्टिव डिसिप्लिन के लिए क्या करना चाहिए ये पूछा है। डिसिप्लिन अच्छा बना रहे, तो हम जब ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो उसके साथ साथ हम कंफ्यूज होते चले जाते हैं। तो इफेक्टिव डिसिप्लिन के लिए ये करना पड़ता है कि हम अपने विद्यार्थियों को कुछ चैलेंज दें ताकि वे उन्हें सॉल्व करें, और उन्हीं चैलेंज को सॉल्व करते हुए वे हमारे डिसिप्लिन में रहते हैं और कुछ नया सीखते हैं। यहाँ नरमी और दृढ़ता में ये नहीं लिखा है कि बच्चे के लिए कैसे यूजफुल होगा। हम नरम रहेंगे तो उससे क्या होगा, अगर हम कठोर हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं। यहाँ है कि अगर आप कठोर होना चाहते हैं तो बच्चे को कुछ सीखने को मिले, तो कुछ ऐसे ऐसे टास्क उनके सामने रखेंगे जिससे वो कुछ अच्छा सीखें। ये आज की कड़ी का अंतिम प्रश्न होगा, 30वां। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है क्या? शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षण छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, संपूर्ण शांति और सख्त या कठोर अनुशासन। तो एक प्रभावी कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होगा? शिक्षण सामग्री में विविधता ये तो होती है, और शिक्षक छात्रों में सजीव अंतःक्रिया, तो इन 2 में से कौन सा होगा? फिर से देखिए, 2 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिसमें कंफ्यूजन होगा एग्जाम हॉल में, और इसका सही उत्तर तो है बी। और अगर इस तरह के कंफ्यूजन से आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से सीख लें, तो जैसा मैंने आपसे कहा, आप ऐप के कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप अपने आप से भी इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। तो और इसके आयाम पर चर्चा करेंगे। डीएलएड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पेडागोजी के, उन पर बात करेंगे, उनके प्रश्नों की बात करेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।